हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। कोरोना संक्रमण के दौरान बंद किए गए स्कूलों को अब खोलने का वक्त आ गया है। आपको जानकर दे दें कि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल आने की सरकार ने अनुमति दे दी है, लेकिन पानीपत में शिक्षा विभाग की लापरवाही से सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के नारे की अनदेखी हो रही है। मजबूरी के बावजूद स्कूल प्रबंधन मजबूत इरादों के साथ बच्चों को पढ़ाता नजर आ रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग बेखबर दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। सरकार ने नारा दिया है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही कई जगहों पर सरकार के इस नारे को पलीता लगा रही है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है पानीपत के खेड़ी गांव से, जहां वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बदहाली की कगार पर है। बावजूद इसके बच्चे यहां अपने उज्जवल भविष्य की उम्मीद में पढ़ाई करने आ रहे हैं। 5 किलोमीटर दूर नांगल खेड़ी गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो हालात हैं वो बड़े दयनीय हैं। दयनीय हम इसलिए कहेंगे कि देखिए यहाँ पर 1000 बच्चों पर सिर्फ मात्र 6 कमरे हैं। यहाँ पर इस तरीके की जो अव्यवस्था है, बच्चे आप देख रहे हैं कि ये देखिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर हैं, ये बेटियां जो हैं देखिए नीचे बैठी हैं और किस तरीके का मैं कहूंगा कि जिस तरीके से बच्चे हैं यहाँ पर, क्यों नहीं व्यवस्था की गई, क्यों इस तरीके की अव्यवस्था फैलाई गई कि बच्चों को आज नीचे बैठना पड़ रहा है और यहाँ पर सिर्फ 6 कमरे और बच्चे जो हैं वो 12वीं तक के। आप तस्वीरें सामने देख सकते हैं कि किस कदर आज बच्चे जो हैं नीचे बैठ रहे हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पर नांगल खेड़ी का जो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो मात्र जो है 12th में इसमें 1000 के करीब बच्चे हैं और 6 जो आप कमरे देख रहे हैं यही कमरे सुरक्षित हैं। बाकी आप अगर पीछे की तरफ बिल्डिंग भी देखेंगे तो वो टूटी हुई है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर कितनी अव्यवस्था है। स्कूल में शिक्षा विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि यहाँ करीब 1000 बच्चों के बैठने के लिए सिर्फ 6 कमरे ही हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने सामाजिक दूरी कायम रखने के आदेश दिए हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे मजबूर हैं। कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालने पर स्कूल का भवन तो बड़ा है, लेकिन यहाँ बैठने लायक सिर्फ 6 कमरे हैं। जब 6 कमरों में बैठने की जगह कम पड़ जाती है तो बच्चे मजबूरी में बाहर फर्श पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। स्कूल में एक तो कमरे कम है, उसमें सर आवाज़ गूंजती रहती है। अगर सर और कमरे हो जाएंगे तो सब में अलग अलग हो जाएंगे और जो बच्चे हैं वो मतलब ढंग से पढ़ पाएंगे। ऐसे एक कमरे में बच्चे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से टीचर्स कुछ बोलते हैं। अगर थोड़ा सा शोर हो तो उसमें ज़्यादा गूंज आ जाती है। किस तरह का रिजल्ट रहता है स्कूल? रिजल्ट तो सर बहुत बढ़िया है। हमारे जितने भी टीचर हैं अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। अगर कोई बात हमें समझ में नहीं आती है तो दोबारा से पूछ लेते हैं, सर उसमें कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का कहना है कि अगर स्कूल में बुनियादी सुविधाएं सही हों तो इसका असर उनके परीक्षा परिणाम में सकारात्मक होगा। स्कूल के शिक्षक भी मानते हैं कि स्कूल में सुविधाओं की कमी है, जिसके चलते स्कूली बच्चों और शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, बच्चों की रूम भी अवेलेबल नहीं है। मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है, रूम कम है, तो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यही है। और खुले आसमान में फिर पढ़ाई कैसे हो सकती है? क्लास इकट्ठी बैठनी पड़ती है, जैसे स्पेस भी नहीं है। स्पेस कम है, यहाँ स्पेस कम होने की वजह से बच्चे ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो डिस्टेंसिंग का मतलब ज्यादा नहीं हो पा रही है। थोड़ी बहुत 6 की जगह 3 मेंटेन होती है। अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं हम जैसे मैनेज करने ही, तो यदि समाधान हो जाए तो ठीक है। स्कूल प्रिंसिपल का भी कहना है कि कई बार विभाग को यहाँ की कमियों के बारे में लिखित जानकारी दी गई है, लेकिन उनकी शिकायत का अभी तक समाधान नहीं हुआ। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, रूम्स कम है हमारे, और बच्चे ज़्यादा हैं, स्ट्रेंथ बढ़ गई है, इसीलिए थोड़ी सी अव्यवस्था है, जिसके लिए हमने अपने उच्च अधिकारियों को लिखित में कोरोना से पहले भी और अभी फिर दोबारा भेजा है। कितने बच्चे हैं, कितने कमरे आपके? हमारे 6ठी से 12वीं तक 900 से ऊपर स्ट्रेंथ है और इससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ 1ली से 5वीं तक है। पानीपत के स्कूल की ये बदहाली कई बड़े सवाल खड़े करती है।
आखिर सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हो रहा? स्कूल की बदहाली ऐसी कि बच्चों के लिए बैठने तक की जगह नहीं। आखिर यहाँ फैली बदहाली की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस तरह की व्यवस्था से साकार होगा सरकार का नारा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया? पानीपत से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता जितेंद्र शर्मा की, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जरा बताएं, आप जब स्कूल को देखने गए तो यहाँ क्या बदहाली की तस्वीर देखने को मिली? देखिए सोनिया, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जो है ये पानीपत से 5 किलोमीटर दूर स्कूल है नांगल खेड़ी का और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के यहाँ जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये विद्यार्थी हैं, और इससे पहले जो 5वीं कक्षा के आगे विद्यार्थी हैं उनकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ की बता दूं कि आप देखिए कि आज भी बच्चे जो है वो जमीन पर बैठे हैं। बेशक से टाट बिछाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है 6 कमरे हैं और 6 कमरों पर जो है करीब 1000 के करीब विद्यार्थी हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर आंधी तूफान बारिश आती है तो इन बच्चों की क्या व्यवस्था है। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के केस आ रहे हैं। मैं बताऊंगा कि रविवार को 21 केस आए हैं और कल भी जो है दो डेथ हुई हैं। इस समय 157 डेथ हो चुकी हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग देख लीजिए, बच्चे मास्क जरूर लगाए हैं जब से हमने कहा है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके के जो मापदंड है, जो सरकार का नारा है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो उसकी तस्वीर जीती जागती जो है वो इन चीजों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ेगा और किस तरीके से इंडिया बढ़ेगा। जितेंद्र, अक्सर गांव देहात के स्कूलों में सी बदहाली की तस्वीरें देखने को ही मिलती हैं। यहाँ पर जरा बताएं कि क्या एक ही गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं? देखिए, सरकारी स्कूल के अंदर जो गाइडलाइन है, आप कहीं का भी बच्चा आ जाए, हम ये तो नहीं कहते कि यहीं के बच्चे हैं, आसपास के बच्चे भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर कोई भी सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ने आता है तो उसको एडमिशन भी दिया जाएगा, उसको पढ़ाई भी दिया जाएगा, क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है। अब आप ये लगा लीजिए कि प्रिंसिपल एक तरफ कहती है कि आज भी एक बच्चा आया था जिसको हमने एडमिशन हम मना ही नहीं कर सकते, लेकिन प्रशासन कहाँ है? क्या उसको ये सुध-बुध नहीं है कि जिस तरीके से इस समय संक्रमण भी फैल रहा है और मान लीजिए इसी समय कोई आंधी तूफान या बारिश आ जाए तो बच्चे कहाँ जाएंगे? यहाँ तक होता है कि प्रिंसिपल का खुद का वो है, वहां पर भी बच्चे एडजस्ट किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, शिक्षा के अंतर्गत जो लैब बनाई जाती है, मैं बता दूं आपको कि जो साइंस की लैब बनाई जाती है उसके अंदर बच्चे प्रैक्टिकल करने जाते हैं, लेकिन वो लैब ही नहीं है, क्योंकि लैबों को भी जो है वो कमरे में तब्दील कर दिया गया है। और इस तरीके से पढ़ाई, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आप अगर आप देख रहे हैं तो टीचरों का दायरा देखिए, अगर वो कुछ पढ़ाते हैं तो उनकी आवाज दूसरी क्लास में जाती है और दूसरी की तीसरी में, तीसरी की चौथी में। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या उनको समझ में आ रहा है। और यही बच्चों के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है। जी जितेंद्र, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप देखें कि स्कूल को शुरू हुए कई साल हो चुके होंगे। अक्सर गांव देहात में जब हम स्कूलों की बात करते हैं तो स्कूल काफी पुराने होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी पुराना होता है। लेकिन साल 2021 की शुरुआत के दौरान से कोरोना काल जिस तरह से खत्म होता नजर आता है, तो उसी दौरान से स्कूल खुलते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन इस अवधि के दौरान क्या प्रशासन ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की, यहाँ की बिल्डिंग बनवाने की, तमाम संसाधन मुहैया करवाने की क्या कोई भी नहीं सोची कि हम इस तरह के जो संसाधनों की जो आपूर्ति नहीं हुई है हम वो संसाधन प्रोवाइड कराएं? देखिए, यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात जो आपने प्रश्न किया वो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जो है कोरोना संक्रमण जिस तरीके से फरवरी और मार्च के दौरान हुआ था, प्रधानमंत्री ने अपील की थी, उसी समय जो है यहाँ के प्रिंसिपल ने एक लेटर लिखा था डीओ को, उन्होंने जानकारी दी थी कि देखिए हमारे पास बच्चे ज्यादा हैं और आप इसको लेकर जो है बिल्डिंग जो है, दूसरी तरफ एक बिल्डिंग जो है वो टूटी पड़ी है, उसके अंदर वहां पर जा भी नहीं सकते। तो उसको लेकर उनकी नॉलेज में जो है, शिक्षा विभाग की नॉलेज में डाला जा चुका है, ये पर्सेंट के बच्चे ज्यादा हैं, आप बिल्डिंग का निर्माण कीजिए या इसको डबल शिफ्ट में कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, लगातार वही ढर्रा रहा, जिसकी वजह से आज बच्चे जो है, और मैं ये हकीकत बता देता हूं क्योंकि हमारी सीएमओ से भी बात हुई थी, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है उन्होंने सीधा आगाह किया है कि आने वाला समय संक्रमण को
बढ़ा सकता है। मैं ये दोबारा से रिपीट करूंगा कि उन्होंने गाइडलाइन दी है कि जिस तरीके से डेथ हो रही है, बढ़ रही है, तो आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। तो उसका नजारा जो है आप देख सकते हैं। एक तरफ शिक्षा के बड़े बड़े दावे कि बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो कैसे बढ़ेगा, किस तरीके से बढ़ेगा? क्या इन बच्चों को एक प्रधानमंत्री ने यहीं से पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अपील की थी, तो आप देखिए बेटियां किस तरीके से नीचे बैठी हैं। 6ठी से लेकर 10-12वीं तक का विद्यालय है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जब उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो क्या किस तरीके की व्यवस्था है, ये अपने आप शिक्षा विभाग पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। जी। और पानीपत में कोरोना केसेस जितेंद्र लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। जाहिर सी बात है कि अगर शहर में कोरोना केसेस बढ़ेंगे तो इनका सीधा असर गांव देहात पर भी पड़ेगा। और ये स्कूल देखिए, यहां पर हम सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि 1000 से ज्यादा बच्चों की संख्या है, लेकिन मात्र 6 कमरे हैं। जितेंद्र, मेरा सवाल यह है कि पानीपत में कोरोना केसेस एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जब शहर में कोरोना केसेस बढ़ते हैं तो इनका असर गांव देहात पर भी पड़ता हुआ नजर आता है। पहले भी जब कोरोना का जो दंश है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था साल 2020 के दौरान, तो ठीक वैसे ही पानीपत में जिस तरह से शहर में कोरोना केस बढ़ रहे थे, उनका सीधा सीधा असर गांव देहात की जनता पर भी पड़ता नजर आया। लेकिन अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये बच्चे, ये छात्र छात्राएं कोरोना की चपेट में आते हैं तो फिर किस तरह से हल होगा, किस तरह से फिर इन्हें तमाम सुविधाएं दी जाएंगी? सोनिया, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया और यही चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चिंता यही है। देखिए, ये तो मैं मान सकता हूं कि 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं। आज दूसरी कक्षा से लेकर भी बच्चे स्कूल शुरू हो गए हैं, बच्चे जाना शुरू हो गए हैं। प्राइवेट स्कूलों का एक लगातार जो है पेरेंट्स को लेकर जो है इस तरीके का आक्रोश है कि बच्चे भेजिए, वो लोग बुला रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बच्चे मास्क जरूर लगा के आए हैं। जब से हमने खबर की है, हम कल से लगातार आ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मास्क लगा के आए हैं, बैठे हैं। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करूं कि इतने बच्चे हैं, अगर यहाँ 5 किलोमीटर से अगर इनकी लाइन अगर बिठाना शुरू करेंगे तो पानीपत के बस स्टैंड तक पहुंच जाएंगे। और आप समझ सकती हैं बैकग्राउंड गाँव की। सोनिया, देखिए गांव जो है काफी लगते हुए गांव है, और जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो है एक एक परिवार में जाते हैं, आपस में मिलते हैं, काफी देते हैं, कोई डिस्टेंस नहीं, तो कहीं ना कहीं जो खतरा है वो सिर पर मंडरा रहा है। और उसके लिए जो है ये शिक्षा विभाग के क्या मापदंड है ये हम नहीं कह सकते वो, लेकिन हमारी जो तस्वीर है वो जग जाहिर कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच इस स्कूल की प्रिंसिपल की ओर रुख कर लेते शोभा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोभा जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। शोभा जी, आप हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ चुकी हैं, जरा ये बताएं कि इस स्कूल को खुले कितने वर्ष हो चुके हैं, और शुरुआती दौर से अब तक जिस तरह से देखने के ग्राम क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल होता है उसमें छात्र छात्राओं की तादाद लगातार बढ़ती जाती है, और अगर यहाँ आसपास के गांव में स्कूल नहीं है तो आसपास के छात्र छात्राएं भी इसी स्कूल में आते होंगे, तो यहाँ पर क्या प्रशासन को इन तमाम असुविधाओं के बारे में नहीं बताया गया? आपकी ओर से क्या क्या प्रशासनिक अधिकारियों को बताया गया? नमस्कार मैम जी। मैम, ये हमारा स्कूल पहले हाई स्कूल था, लेकिन 2017 में ये अपग्रेड हो गया और सीनियर सेकेंडरी हो गया। सबसे यहाँ पर जो बच्चे जो सिटी में जा रहे थे वो यहाँ पर आना शुरू हो गए कि हमें नजदीक है, हमारे पास है, तो इसके कारण इसकी जो संख्या है वो बढ़कर लगभग हमारे पास 1750 है। और बच्चे जो हैं बहुत ज़हीन है, बहुत इंटेलिजेंट है, और यहाँ पर स्टाफ बहुत अच्छा है। तो उनकी गाइडेंस में ये जो है हमारे बच्चे दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं। हमारी बेटी पायल जो है वो अभी इसी साल जो 12th का एग्जाम हुआ था उसमें वो टॉपर थी गवर्नमेंट स्कूल में, 489 थे, और बाकी पब्लिक स्कूल की एक लड़की उससे आगे थी, उसके 490। शोभा जी, जरा ये बताएं कि जो समस्या हम दिखा रहे हैं कि यहाँ छात्र छात्राओं की संख्या तो ज्यादा है लेकिन बैठने के लिए कमरे नहीं है, संसाधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है। मैम, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर 3 जो कमरे हैं वो कंडम हो चुके हैं, तो उनमें इनको बिठाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। तो 3 कमरे प्लस 3 वरांडा, तो वो यूजलेस हो गए।
तो इसके कारण थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है। थोड़ा RTE है, हम एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते। संख्या बढ़ी, सेक्शंस बढ़े और अच्छे रिजल्ट के कारण और भी जो बच्चे एल्यूर हुए, पेरेंट्स वर आल्सो अट्रैक्टेड टू गेट देयर चाइल्ड एडमिटेड ओवर हियर। तो इसीलिए ये जो है थोड़ा इस बार जो है हमारे पास कोरोना के कारण भी, लेकिन कोरोना से पहले भी मैंने भेज रखी थी फाइल कि बच्चे ज्यादा हो गए हैं तो हमें प्लीज डबल शिफ्ट कर दीजिए। तो अभी मुझे डीओ सर ने फोन करके भी कहा है कि आप डबल शिफ्ट कर दें। तो क्या शोभा जी, साल 2020 के दौरान से जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि उस दौरान भी कोरोना काल का दंश जब तमाम देशवासियों ने झेलना शुरू किया, तो उस दौरान से जब स्कूल बंद नहीं हुए थे तो आपने तब भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बताया था कि इस तरह की समस्या है। साल 2021 की शुरुआत हो चुकी है, स्कूल फिर से खुल चुके हैं, तो इस अवधि में क्या कोई काम नहीं करवाया गया प्रशासन की ओर से? मैम, उन्होंने अभी कोरोना काल था तो हम ज्यादातर बच्चों को ऑनलाइन ही दे रहे थे शिक्षा। उसमें हमारे पास व्हाट्सएप, उम्मीद, अवसर ऐप और शिक्षा मित्र इतने ज्यादा बिजी थे कि हमको कई रिपोर्ट तैयार करने में 12-1 भी लग जाते थे। और इसको किस तरह से हम ऑनलाइन बच्चों को और आगे बढ़ाएं, हमारा ध्यान उधर केंद्रित था और उसके हमें अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। बच्चे मतलब कि जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते थे इंग्लिश में बात करना, वो इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन शोभा जी, अब जो बदहाली की तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है, इसको सुधारने के लिए आपकी ओर से कोई प्रयास फिलहाल किए गए हैं? जी, प्रयास हमने कर लिया। हमने बीओ सर और डीओ सर को फोन किया, वो दोनों बहुत ज्यादा हमारे सुनते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा? होने की तरफ से आप कर दीजिए। उन्होंने खुद फोन कर कहा कि आप इसको डबल शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि ज्यादा है संख्या। क्योंकि पहले हम एडजस्ट कर रहे थे क्योंकि पहले 9 to 12 क्लासेस लगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर 6 to 12 तक तो हमने प्राइमरी के रूम्स ले लिए। अब प्राइमरी भी आ गई, 3rd to 5th का, तब भी हम एडजस्ट कर रहे थे। अब 1st to 5th आ गई ना सारी, तो ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। तो अब छात्र छात्राओं को डबल शिफ्ट में बुलाया जाएगा। और अगर कोरोना के एहतियातों का जिक्र करें तो डबल शिफ्ट में क्या कोरोना के एहतियातों का ख्याल रखा जाएगा? ऑफ कोर्स मैम, आप यू कैन सी ऑल्सो इन लाइव कि ऑल चिल्ड्रन दे आर वेयरिंग मास्क। सभी ने मास्क पहने हुए हैं। टॉयलेट की इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वॉशरूम घर में ही यूज करेंगे। अपनी वाटर बोतल लेके आते हैं और जितना हो सकता है वो सोशल डिस्टेंसिंग रखने का प्रयास करते हैं। चलिए शोभा जी, तो ये उम्मीद फिलहाल आपकी ओर से जाहिर की जा रही है कि जल्द ही डबल शिफ्ट में भी जो छात्रों को बुलाना शुरू किया जाएगा और अधिकारियों की ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही यहाँ की समस्या का समाधान किया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से ग्राम क्षेत्र में फिलहाल अभी सरकारी स्कूल खुल रहे हैं तो इनको लेकर जो अभिभावक है वो भी चिंतित नजर आ रहे होंगे और साथ ही साथ ग्राम क्षेत्रों के अगर छात्र छात्राओं की बात करें तो उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन तरीके से कर सके। लेकिन अब स्कूल खुलने शुरू हो चुके हैं तो क्या उन छात्र छात्राओं को परेशानी आ रही है? गांव देहात के छात्र छात्राओं का यहाँ पर मैं जिक्र कर रही हूँ। यहाँ पर जो माहौल है ना बहुत सौहार्दपूर्ण है। मतलब कि जो लोग जिनके बच्चे यहाँ नहीं भी पढ़ते वो भी पेरेंट्स जो हैं दूसरे बच्चों के, छोटे बच्चों की हेल्प करते हैं। मोreover हमारे स्कूल में प्रोजेक्टर है, एक बड़ा रूम है, वहाँ पर भी जो हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं बच्चों को। स्टडीज जो है छूट गई है या ऑनलाइन में नहीं कर पाए टॉपिक्स, तो वी हेल्प देम इन इट। शोभा जी, जो डबल शिफ्ट में छात्र छात्राओं को बुलाने की जो बात है वो कब से शुरू हो जाएगी? मॉर्निंग से मैम। नहीं जी, तो ऐसे में स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा आपका? ये मैम जैसे नॉर्मल दूसरे स्कूल लग रहे हैं डबल शिफ्ट में 8:30 से शुरू हो रहे हैं। 8:30 से 12:15, फिर 12:30 से लेकर 4:15 बजे तक। तो वैसा ही यहाँ पर सिस्टम होगा मैम। तो तमाम कक्षाओं को ही डबल शिफ्ट में बुलाया जाएगा? हाँ जी, उनको ज्यादा टाइम मिलेगा मतलब यहाँ पर करने का और इंटरेक्शन भी हमारा बढ़िया हो जाएगा। तो डबल शिफ्ट में छात्र छात्राओं की पढ़ाई पे बाधित नहीं होगी, पढ़ाई पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा?
बिल्कुल नहीं असर पड़ेगा. They will be in a better position to learn and we will be in a better position to them impart whatever we have knowledge. जी, चलिए बहुत शुक्रिया शोभा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये शोभा हमारे साथ जुड़ी जो कि स्कूल की प्रिंसिपल थी। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बता चुकी है कि इस स्कूल में किस किस तरह की समस्याएं हैं और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है और अब ये देखना होगा कि आश्वासन कब फलीभूत होता नजर आता है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर गांव देहात में सरकारी स्कूलों की बात करें तो काफी सारी खामियां इन सरकारी स्कूलों में नजर आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं मिलता है। शिक्षा विभाग जब इन सरकारी स्कूलों की ओर देखता है तो तब काफी देर हो चुकी होती है। गांव देहात के छात्र छात्राएं शहर के स्कूलों की ओर रुख कर लेते या फिर अभिभावक मायूस होकर सरकारी स्कूलों से अपने बच्चों को हटवाकर प्राइवेट स्कूलों में भेजना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही इस गांव के छात्र छात्राओं की बात करें, अभिभावकों की मनोवृत्ति की बात करें तो वो किस तरह से नजर आ रही है इन सरकारी स्कूलों की पढ़ाई से? क्या वो संतुष्ट हैं? यहाँ की तमाम व्यवस्थाओं से क्या संतुष्ट नजर आ रही हैं? देखिए सोनिया, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। एक परिवार है, देखिए पूरे साल कोरोना संक्रमण चलता रहा, लोगों के रोजगार भी गए हैं। इस कदर उनको मिलता है कि आप बच्चे जो है ऑनलाइन, जहाँ पे आपने पहली दफे एक प्रश्न किया था कि ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कई बार लाइट नहीं है, कई बार बच्चों के पास नेट की सुविधा नहीं है, एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो उनके लिए चारा यही रहता है कि स्कूल शुरू हो और वो बच्चों को भेजें। और सबसे बड़ी बात ये भी आके निकल गई कि जब जैसे ही हमने कल से स्कूल में ये खबर चलाई है तो कहीं ना कहीं डीओ का फोन आ गया है। तो ये हरियाणा न्यूज की खबर का असर है कि जिस स्कूल के बारे में जो काफी समय से मैं कहूंगा चल रहा था, तो वो डबल शिफ्टिंग में होने जा रहा है। ये हम लोगों की खबर का ये असर है कि इन बच्चों के लिए एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी मैसेज रहेगा और कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को लेकर जो गाइडलाइन है उसका भी पालन होता नजर आएगा। क्योंकि मैं प्रिंसिपल की बातें सुन रहा था तो रहा प्रश्न ये कि गांव के लोगों के पास किसी तरीके का कोई विकल्प नहीं होता कि वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएं। देखिए बच्चे आते हैं, अब देख रहे हैं कि बच्चे जो है स्कूल में ही पढ़ते हैं और आसपास गाँव के अंदर अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है या प्राइवेट स्कूल में जाना है तो उसके लिए बस की सुविधा चाहिए, प्रॉपर पानीपत में जाइए, तो मतलब वो चीज वो लोग एफर्ट नहीं कर पाते। उनके लिए सिर्फ यही रहता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ लें, लेकिन वो वहां पर भी एजुकेशन के हिसाब से बच्चों को सही तरीके से उनको पढ़ाई हो जाए, उनको चीज रखें। लेकिन कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है स्कूल में जाए और उसको जो है वो सुविधा ना मिले। सुविधा का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन गाइडलाइन है तो वहाँ यहाँ पर वो कैसे कर पाएंगे? ये स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन वो प्रॉपर करें तो करें क्या? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए, तमाम स्थिति से हमें मुखातिब कराने के लिए। तो यहाँ ये सरकारी स्कूल की आपने तस्वीरें देखी और प्रश्न भी यही उठता है कि गांव देहात के छात्र